एपिसोड की शुरुआत में थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं। एक जगह जिसका नाम ज़्यूलू है। कहते हैं कि इस जगह पर बहुत सारे कबीले हैं, लेकिन उन दो कबीलों में सबसे ज्यादा ताकतवर सिर्फ दो ही कबीले हैं, एक डीमन क्लैन और एक ह्यूमन क्लैन। पिछले 100 सालों से इन दोनों के दरमियान एक जंग जारी है। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। फिर अचानक इंसानों ने एक समझौता रखने की बात की और एक शांति प्रस्ताव रखा। डीमन क्वीन, जिसका नाम इजाबेला है, उसने इस समझौते पर साइन करने के लिए हाँ कर दी। लेकिन उसी वक्त दिखाते हैं अर्थ यानी कि पृथ्वी पर एक शहर में एक लड़का जो कि हमारा हीरो होने वाला है, वो बैठा कंप्यूटर पर गेम्स खेल रहा होता है। साथ ही उसने कानों में हेडफोन्स लगाए होते हैं और बाकी के प्लेयर्स के साथ भी कनेक्टेड होता है। वो सारे प्लेयर्स कहते हैं ये तो गेम खेलने में बहुत ज्यादा अच्छा है। हालांकि ये गेम को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेता, लेकिन फिर भी ये गेम प्लेयर की रैंकिंग में नंबर 1 पर है। और यहीं पर हमारा हीरो अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। वो कहता है कि मेरा नाम जियांग जी है और मेरे पेरेंट्स इस शहर में नहीं रहते, बल्कि वो दूसरे कंट्री में काम करते हैं। इस शहर में मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है और अब जब के समर वेकेशंस हैं, तो मैं सारा दिन घर पे बैठकर बस गेम्स ही खेलता रहता हूँ। फिर जियांग बिस्तर पर लेट जाता है और कहता है मुझे तो लगा था कि मेरा सारे का सारा समर ऐसे ही बेकार गुजरने वाला है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे किसी और दुनिया को बचाने के लिए हीरो के तौर पर जाना पड़ेगा। जियांग के गले में एक रिंग होती है जो कि चमकती है। उसके बाद वो दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे जियांग की आंख खुलती है, वो ऊपर छत की तरफ देखता है और कहता है मेरे घर की सीलिंग ऐसी तो नहीं थी, मैं किस जगह पर आ गया हूँ। जैसे उसकी आंख खुलती है, उसके सामने डीमन क्वीन खड़ी होती है। जियांग उसे देखकर डर जाता है और उसे कहता है तुम कौन हो और मेरे रूम में क्या कर रही हो। डीमन क्वीन उसे कहती है तुम तो बहुत बड़े उल्लू हो, ये तुम्हारा रूम नहीं है, जरा गौर से देखो। अपने इर्द गिर्द देखकर जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स खेलने की वजह से पागल हो गया हूँ, जो मुझे ऐसी सारी चीजें दिखाई देने लग गई है। फिर वो अपने चेहरे पर थप्पड़ मारता है और कहता है नहीं, ये कोई वीडियो गेम या फिर कोई पागलपन का दौरा नहीं है, ये सब कुछ तो बहुत ज्यादा असली लग रहा है। वहीं पर सामने एक बूढ़ी जादूगरनी होती है, उसके साथ कुछ और डीमंस भी होते हैं जो कि डीमन क्वीन के साथी है। जियांग कहता है इन सब के कपड़े तो देखो, मुझे लगता है शायद मैं किसी और यूनिवर्स में आ गया हूँ। डीमन क्वीन उस बूढ़ी जादूगरनी से कहती है क्या आपको वाकई में लगता है कि भविष्यवाणी के मुताबिक यही वो लड़का है जिसे हमने यहाँ पर बुलाना था। बूढ़ी जादूगरनी डीमन क्वीन से कहती है उस पुरानी भविष्यवाणी के मुताबिक जिस भी लड़के के पास वो जादुई रिंग होगी जैसी कि क्वीन के पास है, वही लड़का हमें बचाने के लिए यहाँ पर आएगा। जियांग उनसे कहता है कि तुम लोग किस मैजिक रिंग की बात कर रहे हो, कहीं तुम इस रिंग की बात तो नहीं कर रहे जो मैंने अपने गले में पहनी हुई है। डीमन क्वीन उसे कहती है हाँ बिल्कुल, हम लोग इसी मैजिक रिंग की बात कर रहे हैं। उसी वक्त डीमन क्वीन उसे अपने हाथ में दिखाती है। उसने अपनी उंगली में वो मैजिक रिंग पहनी होती है। उन दोनों की रिंग सेम होती है। डीमन क्वीन आगे बढ़ती है और जियांग को गले से पकड़कर कहती है अगर तुम ही वो भविष्यवाणी वाले हीरो हो तो तुम्हारे अंदर से मुझे मैजिक की स्मेल क्यों नहीं आ रही। तुम्हारे पास तो जरा बराबर भी मैजिक नहीं है और इसके अलावा तुम ना तो कोई डीमन हो, तुम तो एक इंसान हो। जियांग उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात की समझ नहीं आ रही, ये वाली रिंग तो मैंने गली में एक ठेले वाले से खरीदी थी। डीमन क्वीन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और उसे कहती है क्या तुमने इस रिंग को खरीदा था। फिर वो जादूगरनी से कहती है कहीं हमारे समनिंग स्पेल के साथ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, हमने किसी गलत बंदे को बुला लिया है। डीमन क्वीन कहती है कि मैंने अपनी सारी एनर्जी जाया कर दी, वो भी सिर्फ इस इंसानी कचरे को बुलाने के लिए। बूढ़ी जादूगरनी डीमन क्वीन से कहती है नहीं, हमारा जादू बिल्कुल ठीक था, हमने सही बंदे को बुलाया है, यही हमारे डीमन क्लैन को इंसानों से बचाएगा। जियांग उनसे कहता है क्या तुम लोग मुझे भी समझाने की कोशिश करोगे यहाँ पर क्या हो रहा है और आखिर तुम लोग हो कौन। डीमन क्वीन जियांग से कहती है इंसानी कचरे, जरा गौर से मेरी बात सुनो। तुम इस वक्त डीमन क्लैन में हो और मैं डीमन क्वीन हूँ। मेरा नाम इजाबेला ओसा है। आज के दिन इंसानों और डीमंस के दरमियान पीस वाले मुआहदे पर साइन होने थे, लेकिन हमारी हाई कमांडर जो कि एक डीमन है, उसने इंसानों के साथ मिलकर हमें धोखा दिया। उसने मेरी बॉडी से मेरी मैजिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा चोरी कर लिया है, पता नहीं किस मकसद के लिए, लेकिन ये बात तो साफ जाहिर है वो इंसानों के साथ मिल चुकी है। मेरे 4 लोगों ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी और इस वक्त डीमन क्लैन बहुत ज्यादा मुश्किल में है। इंसान हम पर हावी हो चुके हैं, बहुत जल्दी वो महल में घुस आएंगे। मेरे पास अब ज्यादा सिपाही नहीं बचे जो मेरी हिफाजत कर सके, इसी वजह से हमें तुम्हें यहाँ पर बुलाना पड़ा है। जियांग उसकी बात सुनकर अपनी ही दुनिया में खो जाता है और कहता है मुझे लगता है शायद मुझे किसी दूसरी दुनिया में बुलाया गया है ताकि मैं एक हारती हुई हीरो की मदद कर सकूं। और अगर मैं बिल्कुल ठीक सोच रहा हूँ तो इसका मतलब मैं इस दुनिया का सेवियर हूँ, यानी कि मैं एक हीरो हूँ। और ये भी पॉसिबल है कि इस दुनिया को बचाने के बाद डीमन क्वीन के साथ मैं रोमांस कर सकूं। फिर जियांग डीमन क्वीन से कहता है मुझे लगता है शायद तुम्हें जाकर कहीं पहाड़ों में छुप जाना चाहिए। डीमन क्वीन जियांग से कहती है क्या तुम्हें लगता है वो इंसान मुझे ऐसे कहीं जाकर छुपने देंगे।
वो लोग हमारा पीछा करते हुए महल तक पहुंच आए हैं, इसलिए हम लोग अब पूरी तरह गिर चुके हैं। इस डीमन कासल के बाहर पूरी तरह से इंसानों ने कब्जा किया हुआ है। क्वीन के साथी जियांग से कहते हैं, हमने एक दूसरी दुनिया के हीरो को इसीलिए बुलाया था ताकि वो क्वीन को बचा सके, लेकिन हमें क्या पता था कि वो एक इंसानी कचरा है जिसके पास जरा भी मैजिक नहीं। उसी वक्त क्वीन को अजीब सा महसूस होना शुरू हो जाता है। क्वीन कहती है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी पावर खत्म हो रही है, और इसी के साथ क्वीन एक जोरदार चीख मारती है और उसकी सारी की सारी एनर्जी उसकी बॉडी से निकल जाती है और क्वीन की बॉडी ट्रांसफॉर्म होकर एक इंसान की बॉडी बन जाती है। बूढ़ी जादूगरनी और जियांग सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। डीमन क्वीन जब इंसानी बॉडी में आती है तो उसके कपड़े नहीं होते। जियांग के नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और कहता है, ये अभी बहुत छोटे हैं लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा क्यूट हैं। डीमन क्वीन अपनी बॉडी की तरफ देखती है और कहती है, आखिर मेरे साथ हुआ क्या? मेरी बॉडी इंसानी बॉडी में कैसे तब्दील हो गई? बूढ़ी जादूगरनी उसे कहती है, मुझे लगता है शायद इस हीरो को बुलाने के चक्कर में तुम्हारी सारी की सारी एनर्जी चली गई। डीमन क्वीन परेशान हो जाती है और बूढ़ी जादूगरनी से कहती है, अब मैं अपने लोगों के सामने कैसे जाऊंगी जबकि मैं डीमन नहीं रही। डीमन क्वीन की साथी लड़कियां कहती हैं, डीमन क्वीन के साथ ये सब कुछ इस इंसानी कचरे की वजह से हुआ है, चलो अब इसको सबक सिखाते हैं। जियांग दूर खड़ा होता है और बहुत ज्यादा डर जाता है। वो चिल्लाकर उनसे कहता है, तुम लोग मेरे ऊपर सारा इल्जाम कैसे डाल सकती हो? मैं कौन सा अपनी मर्जी से यहाँ पर आया हूँ? उसी वक्त महल का दरवाजा खुलता है। कुछ डीमन सोल्जर जख्मी हालत में अंदर आते हैं और क्वीन से कहते हैं कि इंसानी सोल्जर यहाँ तक पहुँच चुके हैं, वो अंदर आने वाले हैं, आपको यहाँ से जल्दी से बाहर जाना होगा। डीमन क्वीन उनकी बात सुनकर जल्दी से जियांग के कपड़े उसे छीन लेती है और उसके कपड़े पहन लेती है और उनसे कहती है, इंसानी सोल्जर तो बड़ी जल्दी से अंदर आ गए, हमें जल्दी से उनका मुकाबला करना होगा। डीमन क्वीन की साथी लड़कियां उससे कहती है, हम आपकी हिफाजत करेंगे, आपको यहाँ से जाना होगा। बूढ़ी जादूगरनी आगे बढ़ती है, डीमन क्वीन से कहती है, अब जबकि आपके पास भी इंसानी बॉडी है तो आपके लिए यहाँ से भागना आसान हो जाएगा, लेकिन कभी भी इंसानों को अपने बारे में पता न चलने देना कि आप एक डीमन क्वीन है। मैं यहीं पर रुकूंगी और उन इंसानों को यहीं पर रोक कर रखूंगी ताकि आप लोग यहाँ से भाग सके। क्वीन उससे कहती है, मैं अपने लोगों को यहाँ पर मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकती, तुम सब लोग मेरे साथ चलोगे। उसी वक्त वो बूढ़ी जादूगरनी अपनी छड़ी को घुमाती है और अपने मैजिक को एक्टिवेट करती है और उन सब के इर्द गिर्द एक बड़ा सा मैजिकल रिंग बनाती है। वो जादूगरनी उन्हें महल के बाहर ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रही होती है, जबकि जियांग वहाँ से भागना शुरू कर देता है और कहता है, जैसे ही इंसान यहाँ पर आएंगे तो मैं उनसे मदद के लिए कहूँगा। डीमन क्वीन की साथी लड़कियाँ कहती है, इस इंसानी कचरे को यहाँ से भागने मत दो, जल्दी से इसे भी पकड़ कर लाओ। जियांग चिल्लाकर उनसे कहता है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। वो लोग उसे पकड़कर भी अपने साथ ले जाते हैं। बूढ़ी जादूगरनी उनसे कहती है, मैं डीमन किंग्स की 5 जनरेशन तक उनको सर्व करती रही हूँ, आज मुझे आखिरी मौका दे कि मैं अपनी क्वीन को बचा सकूं। और साथ ही वो अपने मैजिक से उनको ट्रांसपोर्ट कर देती है। उसी वक्त महल का दरवाजा तोड़कर इंसानी सोल्जर भी अंदर दाखिल हो जाते हैं। इंसानों की आर्मी को लीड करने वाले शख्स का नाम होता है टोरस एंगस, जो कि रीजेंट है। रीजेंट यानी कि किंग की जगह पर किंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि किंग अभी छोटे हैं। किंग की उम्र कम होने की वजह से रीजेंट उसकी जगह पर सारे फैसले करते हैं। रीजेंट जादूगरनी से पूछते हैं, डीमन क्वीन कहाँ पर है? बूढ़ी जादूगरनी आगे से मुस्कुराना शुरू कर देती है। उसी वक्त डीमन क्वीन के महल के बाहर दिखाते हैं कि वो लोग वहाँ पर ट्रांसफर होते हैं, जो कि महल से जरा दूर नहीं होता। क्वीन के साथी कहते हैं कि हम लोग अपने महल से जरा दूर नहीं, वो देखो सामने हमारा महल है, इंसानी सोल्जर यहाँ आसपास ही होंगे, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। क्वीन के साथी उसे कहते हैं, हमारे पास अपने मरे हुए साथियों पर रोने का वक्त नहीं है। क्वीन उसे कहती है, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि ऐसे वक्त पर रोना शुरू कर दूं, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि अपने सारे सोल्जर्स की मौत का बदला लूंगी। फिर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसी वक्त एक सोल्जर ऊपर से खड़ा उनको देख रहा होता है। वो बाकी के सोल्जर्स को बताता है। वो सारे सोल्जर्स वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, हमने बाकी के सारे डीमंस को भी ढूंढ लिया, और वो वहीं से तीर चलाते हैं, जो कि डीमन क्वीन की एक साथी को लगता है। जियांग उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उससे कहता है, तुम्हारी बॉडी से तो खून निकल रहा है। वो जख्मी लड़की उसे कहती है, इंसानों ने हमें ढूंढ लिया। उसी वक्त उन पर तीरों की बरसात होना शुरू हो जाती है। इंसान उन पर हमला कर देते हैं। डीमन क्वीन के साथ जो लड़कियाँ होती है वो उसे कहती है, आप इस हीरो को लेकर यहाँ से चली जाए, हम लोग इन इंसानों को यहीं पर रोक कर रखते हैं। दूर से इंसानी सोल्जर चीते चिल्लाते हुए इनकी तरफ आ रहे होते हैं और कहते हैं, कैप्टन ने हमसे कहा है कि एक डीमन के सर के बदले में 20 यूनिट गोल्ड के मिलेंगे, तो देखते हैं कौन कितने ज्यादा डीमंस के सर लेकर जाता है। वो डीमन लड़की जिसको तीर लगा होता है
वो जियांग से कहती है, इंसानी कचरे मेरी बात गौर से सुनो, वैसे तो तुम बिल्कुल बेकार हो, लेकिन हमारी क्वीन की हिफाजत करना, मुझसे वादा करो कि तुम मेरी क्वीन की हिफाजत करोगे, ये मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है तुमसे। जियांग उससे कहता है, ठीक है मैं उसकी हिफाजत करूंगा। जियांग आगे बढ़ता है और डीमन क्वीन का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, हमें यहाँ से जल्दी से जाना होगा। क्वीन गुस्से के साथ उसे कहती है, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे अपने सोल्जर्स के साथ यहीं पर लड़ना है, मैं इन सब को मरने के लिए यहाँ पर नहीं छोड़ सकती। जियांग उससे कहता है, अगर तुम इनसे लड़ने के लिए रुक गई तो तुम भी मर जाओगी, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी पावर्स नहीं है, जल्दी से मेरे साथ भागो। क्वीन फिर से चिल्लाकर उससे कहती है, मैं मरना पसंद करूंगी बजाय इसके कि अपने सोल्जर्स को मरने के लिए यहाँ पर छोड़कर खुद भाग जाऊँ। इस पर जियांग चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम्हारी अक्ल घास चरने के लिए गई है, वो सब लोग तुम्हारे लिए अपनी जान दे रहे हैं, अगर तुम भी जाकर वहाँ मर जाओगी तो उन सब के जान देने का क्या फायदा। अगर तुम जिंदा रहती हो तो तुम इन इंसानों से उनकी मौत का बदला ले सकती हो, लेकिन अगर तुम भी यहाँ पर मरना चाहती हो तो फिर उन सब के सैक्रिफाइसेस का क्या फायदा। जियांग की ये बात सुनकर क्वीन थोड़ी सी शांत हो जाती है और उसके साथ चलने पर राजी हो जाती है। वो रोती हुई आंखों के साथ पीछे की तरफ देखती है तो इंसानी सोल्जर उसके साथियों पर तलवारों के वार कर रहे होते हैं और कह रही होती है, इस डीमन का सर मेरा है। वो सोल्जर्स बिल्कुल जंगलियों की तरह लड़ रहे होते हैं। एक सोल्जर दूसरे से कहता है, हम लोग इसे वैसे भी तो मारने वाले हैं, क्यों ना इसके साथ पहले थोड़ा सा मजा कर लिया जाए। डीमन क्वीन ये देखकर रोना शुरू कर देती है और फिर जियांग के साथ आगे चल पड़ती है। वो भी थोड़ा से ही आगे जाते हैं तो 3 और सोल्जर्स निकलते हैं और इन दोनों को घेर लेते हैं। उन दोनों में से एक सोल्जर कहता है, मुझे ये देखने में इंसान लग रहे हैं, लेकिन इनके कपड़े बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, मुझे लगता है शायद ये डीमन क्लैन वालों के गुलाम हुआ करते थे। दूसरा सोल्जर कहता है, क्या हमें इन्हें मार देना चाहिए। ये सुनते ही क्वीन को गुस्सा आता है और वो जियांग से अपना हाथ छुड़ाकर उनको मारने के लिए आगे बढ़ती है। वो एक सोल्जर को पंच मारने ही वाली होती है कि जियांग पीछे से आता है और क्वीन को पकड़ लेता है और हंसते हुए उस सोल्जर से कहता है, ये इंसानों को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई है, इसलिए तुम्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़ रही थी। वो सोल्जर उनसे कहता है, मैंने सुना है कि डीमन ट्राइब वाले इंसानों की मेमोरीज को मिटा देते हैं, उसके बाद वो उनके गुलाम बन जाते हैं और हम इंसानी सोल्जर्स को भी अपना दुश्मन मानने लग जाते हैं। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसी ही बात है तो हम तुम दोनों को भी डीमन आर्मी का हिस्सा मानेंगे और तुम दोनों को भी मार डालेंगे। पता नहीं हमें कैप्टन तुम्हारे सर के बदले में इनाम देंगे भी या नहीं। उनमें से एक सोल्जर आके बढ़ता है और कहता है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इनकी मेमोरीज मिटा दी गई है या फिर ये डीमंस के गुलाम हुआ करते थे, मुझे तो बस इन्हें मारना है। ये देखकर जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये लोग तो अपने इंसानों को भी मारने पर तुले हुए हैं। जियांग जल्दी से क्वीन के सर पे हाथ रखता है और उसे नीचे की तरफ झुका देता है और उन सोल्जर्स से कहता है, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, हमारा ब्रेन वॉश नहीं किया गया। असल में ये लड़की जब छोटी सी थी तब डीमंस ने पकड़ कर लाए थे और इसके साथ हमेशा ज्यादती करते रहे, इसलिए ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है और इसकी मेंटल हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं। डीमन क्लैन वालों ने हम दोनों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है, इसलिए हमें जाने दे। क्वीन गुस्से के साथ जियांग को कहती है, तुमने डीमंस की क्वीन को इंसानों के सामने झुका दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, मैं तुम्हें एक दिन जरूर मार डालूंगी। जियांग उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर कोई डीमन क्वीन नहीं हो, तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं कि तुम मुझसे भी लड़ सको, इसलिए चुपचाप यहाँ पर बैठी रहो ताकि हमारी जान बच सके। अगर तुम जिंदा रहोगी तो इन सब को मार पाओगी। जियांग फिर से हंसते हुए सोल्जर से कहता है, आप लोगों ने देखा ना, ये बिल्कुल पागल हो चुकी है, इसे लगता है कि ये क्वीन है। वो सोल्जर उनकी बात नहीं सुनता और कहता है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती हुई है, मुझे तो बस ये जानने में दिलचस्पी है कि तुम दोनों का सर काट कर वापस ले जाने पर मुझे इनाम मिलेगा या नहीं। दूसरा सोल्जर उससे कहता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 3 हैं और ये सिर्फ 2 हैं, इनाम हम लोग आपस में कैसे बांटेंगे। तीसरा सोल्जर उसे कहता है, तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि जो भी इन दोनों को पहले मारेगा इनाम सारा उसका होगा। जियांग अभी भी उन सोल्जर से कह रहा होता है, प्लीज हमें जाने दे। वो सोल्जर आगे बढ़ता है और अपनी तलवार का वार करने वाला होता है। उसी वक्त घोड़े पर एक और सोल्जर आता है जो कि दूसरी यूनिट से होता है। वो उनसे कहता है, वहीं पर रुक जाओ। वो सोल्जर उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अगर इसने हमें यहाँ पर देख लिया तो हम लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो सोल्जर उनके करीब आता है वो कहते हैं, ये तो हमारी स्क्वाड का नहीं है, ये तो किसी दूसरी यूनिट से है। उस सोल्जर ने व्हाइट रंग की ड्रेस पहनी होती है, यानी वो व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड से होता है, जबकि दूसरे लोग रेड ड्रैगन यूनिट
یونٹ سے ہوتے ہیں۔ وہ سارے سولجر اسے کہتے ہیں ہم لوگ یہاں پر ان ڈیمنز کو مارنے کے لیے آئے ہیں، جبکہ تم لوگ وائٹ ڈریگن یونٹ والے ہماری مدد کے لیے آئے ہو، اس لیے اس سب سے دور رہو۔ وہ گھوڑے والا سولجر وائٹ ڈریگن یونٹ کا کیپٹن ہوتا ہے۔ وہ ان سولجر سے کہتا ہے میں نے تم لوگوں کی ساری باتیں سن لی ہیں، جو بھی ابھی تم نے کہا، جلدی سے یہاں سے دفع ہو جاؤ اور اپنے لیڈر کو جا کر ڈھونڈو۔ میں تمہارے لیڈر کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ سولجر اس سے کہتا ہے لیکن تم تو وائٹ ڈریگن یونٹ سے ہو اور تمہارے پاس اتنے زیادہ اتھارٹی نہیں ہے۔ کیپٹن اسے کہتا ہے لیکن میں اپنی یونٹ کا کیپٹن ہوں، اس کا مطلب تمہارے جیسے سولجرز کو میری بات ماننا ہوگی، اس لیے جلدی سے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ سولجر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات سمجھ گیا، ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں۔ وہ تینوں سولجر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ زیانگ کہتا ہے چھوٹے سولجر تو یہاں سے چلے گئے لیکن سب سے اسٹرانگ کیپٹن یہاں پر رہ گیا، یہ تو اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ کیپٹن اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آتا ہے اور آتے ہی ان سے کہتا ہے میرا نام سوفی ساس ہے اور میں وائٹ ڈریگن یونٹ کا کیپٹن ہوں۔ سوفی ساس ان سے پوچھتا ہے تم دونوں کو ڈیمن کلین والوں نے کب پکڑ کر اپنا غلام بنایا تھا؟ زیانگ اسے ہنستے ہوئے کہتا ہے کیپٹن آپ نے تو ٹائم پر آ کر ہماری جان بچا لی، اگر آپ تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے تو وہ سولجر ہمیں مار دیتے۔ کیپٹن اپنی تلوار اس کے سامنے کرتا ہے اور اسے کہتا ہے میں نے تم سے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ زیانگ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے۔ کوئین چلا کر سوفی ساس سے کہتی ہے اگر تم ہمیں مارنا چاہتی ہو تو یہیں پر مار ڈالو، اس طرح بار بار آ کر ڈرانے دھمکانے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ زیانگ اس کی بات سن کر چلانا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ اپنا منہ تھوڑی دیر کے لیے بند کیوں نہیں رکھ سکتی؟ زیانگ سوفی ساس سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید میں 5-6 سال کا تھا جب انہوں نے مجھے پکڑا تھا۔ سوفی ساس زیانگ سے پوچھتا ہے ڈیمن ٹرائب میں وہ تم سے کون سا کام کرواتے تھے؟ زیانگ کہتا ہے میں نے تو اپنی ساری زندگی میں صرف گیمز کھیلنے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں کیا، اب میں اس سے کیا بتاؤں؟ زیانگ اسے کہتا ہے ڈیمن کلین میں ان کا کھانا پکانے میں مدد کیا کرتا تھا اور یہ لڑکی میری بیوی ہے اور اس کو بھی ڈیمن ٹرائب والوں نے غلام کے طور پر پکڑا تھا۔ سوفی ساس اسے کہتا ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر تمہارے کپڑے کہاں پر ہیں؟ تم ننگے کیوں گھوم رہے ہو؟ اس کی بات سن کر زیانگ گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے اب میں کیا کہوں کہ اس کوئین نے میرے کپڑے چھین لیے، اب میں یہ تو اس سے نہیں کہہ سکتا۔ اسی وقت کیپٹن آگے بڑھتا ہے اور اپنا روب اتار کر اس کو پہنا دیتا ہے اور ساتھ ہی زیانگ سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے شاید ان ڈیمنز نے تمہارے کپڑے چھین لیے ہوں گے جب تم نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی ہوگی۔ زیانگ شرماتے ہوئے کہتا ہے یہ تو بہت ہی زیادہ کیوٹ ہے اور بہت ہی اچھا ہے۔ سوفی ساس ان دونوں سے کہتا ہے تم لوگوں نے بہت دیر تک غلامی سہ لی، اب میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں گھر لے چلتا ہوں۔ کوئین کہتی ہے کون سے گھر؟ تم مجھے کہاں پر لے کر جانا چاہتے ہو؟ زیانگ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کیا تھوڑی دیر کے لیے اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتی؟ اسی وقت ایک اور سولجر آتا ہے اور کیپٹن سے کہتا ہے ریڈ اور بلیک ڈریگن یونٹ دونوں واپس جا رہی ہے، ہمیں بھی بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے۔ سوفی صاحب سے کہتا ہے تو اس کا مطلب ہم لیٹ ہو گئے۔ اس کے پیچھے کوئین زیانگ کے بازو پر بائٹ کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے دوبارہ تم نے ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں سب سے پہلے مار دوں گی۔ زیانگ اس سے کہتا ہے میں یہ سب کچھ تمہاری جان بچانے کے لیے کر رہا ہوں، ہمیں ان کی بات ماننا ہوگی تاکہ تمہیں زندہ رکھا جا سکے، اور پلیز تم ان کے سامنے اپنی آئیڈینٹی کو ظاہر مت ہونے دو۔ کوئین ان سے کہتی ہے میں اس کے ساتھ انسانوں کے ٹرائب میں نہیں جانے والی، اگر میں وہاں پر چلی گئی تو یہ لوگ مجھے کبھی واپس نہیں آنے دیں گے۔ زیانگ اسے کہتا ہے اگر تم یہاں پر مر گئی تو تم پھر کہیں پر بھی نہیں جا پاؤ گی، اس لیے چپ چاپ میرے ساتھ انسانوں کے ٹرائب میں چلو۔ کیپٹن اس سولجر سے کہتا ہے اگر میرا وہاں پر اور کوئی کام نہیں رہا تو ساری یونٹ کے سولجر کو جا کر بتا دو کہ واپس چلتے ہیں۔ سوفی ساس ان دونوں سے بھی کہتا ہے چلو واپس چلیں۔ نیکسٹ سین میں وہ اپنے بڑے کاسل کے باہر پہنچ جاتے ہیں۔ زیانگ سے دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کیا انسان جہاں پر رہتے ہیں اس کی دیواریں تو بہت بڑی ہیں۔ زیانگ اور کوئین ایک ہی گھوڑے پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ کوئین اس سے کہتی ہے کیا تمہیں مجھے اتنا ٹائٹلی پکڑنا ضروری ہے؟ زیانگ اسے کہتا ہے میں اس سے پہلے کبھی گھوڑے پر نہیں بیٹھا اس لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اور یہیں پر وہ انسانوں کی بستی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انسانوں کی بستی ایک بہت ہی اچھی جگہ ہے جہاں پر چاروں سیزن میں رہا جا سکتا ہے۔ ایک ایسی لوکیشن ہے جہاں پر سردی گرمی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی دیواریں اتنی اونچی بنائی گئی ہیں کہ کوئی بھی ڈیمن اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ دیواروں کے اندر ہائی پاور کیننز لگائی گئی ہیں، کچھ ہائی لیول کے جادوگر جو کہ ان دیواروں کے باہر پہرا دیتے ہیں، پھر دروازے کھل جاتے ہیں اور سارے سولجرز اندر چلے جاتے ہیں۔ زیانگ آس پاس کے لوگوں کو دیکھ کر کہتا ہے یہاں کے لوگوں کے ڈریسز تو بہت زیادہ مختلف ہیں، اور اس کے علاوہ جب یہ سولجرز کو دیکھتے ہیں تو یہ نیچے جھکتے ہیں، اس کا مطلب یہ اپنے سولجرز کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ زیانگ نے سوفی ساس کو اپنا نام زیانگ جبکہ کوئین کا نام یہ بھی بتایا ہوتا ہے۔ سوفی ساس ان دونوں کو پکارتا ہے اور کہتا ہے تم دونوں کے نام تو بہت زیادہ عجیب ہیں، کیا ڈیمنز نے تمہارے نام چینج کیے
چکے ہیں، کیا تم دونوں کو اپنے اصلی نام یاد ہے؟ زیانگ اسے کہتا ہے نہیں، ڈیمنز کے ہاتھوں پکڑے جانے سے پہلے کی میموریز مجھے یاد نہیں۔ سوفی ساز اسے کہتا ہے کیا تمہیں اپنی فیملی کے بارے میں یاد ہے؟ وہ لوگ کہاں پر رہتے ہیں؟ اسی وقت سولجر کیپٹن سے کہتا ہے کیپٹن سامنے دیکھیں، ریجن کا بیٹا آ رہا ہے۔ ریجن کے بیٹے کا نام ٹوس بوری ہوتا ہے، وہ سامنے کھڑا ہنس رہا ہوتا ہے۔ کیپٹن اپنے سولجر سے کہتے ہیں سبھی سولجرز گھوڑوں سے نیچے اتر جاؤ اور رائل پیلس کی طرف واپس چلے جاؤ۔ زیانگ پوچھتا ہے یہ لڑکا کون ہے جس نے ہمارا راستہ روک لیا؟ کوئین اسے کہتی ہے اس کے کپڑے دیکھ کر تو لگتا ہے یہ رائل فیملی کا حصہ ہے۔ زیانگ اسے کہتا ہے رائل فیملی؟ شکل سے تو یہ صرف الو کا پٹھا لگتا ہے۔ پاس کھڑا سولجر انہیں کہتا ہے اس طرح کی باتیں مت کرو، اگر اس نے سن لیا تو مشکل ہو جائے گی، یہ یہاں کے ریجن کا بڑا بیٹا ہے۔ زیانگ اس سولجر سے کہتا ہے تمہارے کہنے کا مطلب ہے یہ اس کیپٹن سے بھی زیادہ پاورفل ہے، اس کے پاس اس سے زیادہ اتھارٹی ہے؟ سولجر اسے کہتا ہے ہاں، کبھی بھی ان دونوں کو کمپیئر کرنے کی کوشش مت کرنا، اگر تمہیں کسی نے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو تمہیں بہت بڑی سزا دی جائے گی، کیونکہ یہ ریجنٹ کا بیٹا ہے۔ ریجنٹ یہاں کے کنگ کے طور پر کام کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے کنگ ابھی بہت چھوٹے ہیں اور وہ خود فیصلے نہیں کر سکتے، تو اس کی جگہ پر ہم نے ایک ریجنٹ رکھا ہے جو کہ اس لڑکے کے پاپا ہیں، اور اس انسانوں کی بستی میں سب سے زیادہ پاور ریجنٹ کے پاس ہے، سب سے زیادہ سولجرز بھی اسی کے پاس ہے۔ کوئین یہ سن کر کہتی ہے اب یہ اتنا بھی زیادہ اسٹرانگ نہیں، اگر میرے پاس میری میجیکل پاورز ہوتی تو میں اسے ایک چٹکی بجا کر ہی مار ڈالتی۔ وہ سولجر ان سے کہتا ہے اپنی بیوی کو کہو خاموش رہے، اگر کسی نے سن لیا تو تم دونوں مارے جاؤ گے۔ زیانگ اسے کہتا ہے کہ تم ٹینشن نہ لو، اگر دوبارہ اس نے اس طرح کی کوئی بات کی تو میں اس کے سر میں ایک تھپڑ لگاؤں گا۔